स्वामी जी, जो एनपीसी जैसे आप बता रहे हैं कि 70% लोग हैं, तो इनकी चेतना तो लोअर है, तो ये अभी जो योगदान जो दे रहे हैं ये तो निगेटिव साइड ही दे रहे होंगे ना। और अगर ये एनपीसी है तो जैसे हमको जानकारी हो गई कि ये एनपीसी है उनकी चेतना के हिसाब से, तो उनसे हम कैसे बचें? ये समझने वाली बात है कि ऐसी चेतना के लोग जिनकी चेतना बहुत कम है उनकी संख्या ज़्यादा है। बहुत गौर से देखें तो यह अनुपात हमेशा से रहा है, क्योंकि जैसे धन का सिद्धांत है कि धन जैसे एक लिमिटेड है, धन जो है एक लिमिटेड होता है। हर कोई अंबानी नहीं हो सकता, हर कोई बिल गेट्स नहीं हो सकता, हर कोई एलन मस्क नहीं हो सकता। यदि कोई एलन मस्क हो रहा है तो बहुत सारे लोग गरीब हो रहे हैं, इसलिए कोई एलन मस्क पैदा हो रहा है, कोई अंबानी पैदा हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये चेतना का सिद्धांत है। चेतना की कोई क्वांटिटी होती है और जो है किसी के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम है, और सृष्टि हमेशा से बैलेंस में रहती है। सृष्टि कभी इम्बैलेंस नहीं रहती है। हम अपनी दृष्टि से, अपने अनुमानों से, अपनी सापेक्षताओं से यदि पैमाइश करते हैं तो उसमें हो सकता है कि हमें कुछ अलग प्रतीत हो, लेकिन वो हमारी सापेक्षिक भाषा है और उसका उतना मूल्य नहीं है, क्योंकि वो हम अपनी क्षुद्र दृष्टि से उसे पैमाइश करते हैं। और गहरे में हम देखें तो चेतना जो है वह निश्चित है, और यदि उच्च चेतनाएं पैदा हो रही हैं तो फिर लोअर चेतनाएं भी उसी अनुपात में बढ़ेंगी। यदि कुछ लोग बहुत ऊंची चेतना के हो रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि बहुत सारे लोग जो है निम्न चेतना के हो रहे हैं, तभी यह संतुलन बन पाएगा, और सृष्टि का यह अटल नियम है। तो अभी उच्च चेतना वाले बहुत सारे लोग हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि निम्न चेतना वाले लोगों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ती जा रही है। अब यदि कोई अरबपति बन रहा है तो बहुत सारे लोग गरीब तो होंगे ही होंगे। यह सिद्धांत काम करता है और इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो इनसे जैसे हमको मालूम चल गया है कि इनकी चेतना लोअर है, तो इनसे हम कैसे बचें, क्योंकि ये तो फिर हमको डाउन में लेके जा सकते हैं। इसमें दो बातें हैं। एक तो जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि साधक जो है, यानी जो उच्च चेतना वाला है व्यक्ति है और उच्च चेतना की ओर अग्रसर है, उसी की साधना होती है चेतना के विकास की, तो वह अपनी संगति का ख्याल करे। उसे जो है उत्तम पुरुष और कल्याण मित्र, उनसे मित्रता करनी चाहिए और उनके सानिध्य में रहना चाहिए, और मध्यम पुरुषों के साथ में भी औपचारिक रूप से रहना चाहिए। और जहाँ पर निम्न चेतना के लोग हैं उनसे अभिनय पूर्वक मिले, सिर्फ सांसारिक कार्यों से मिले। पारमार्थिक कार्यों से उनके साथ चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सांसारिक उपयोग के लिए तो उनसे बातचीत की जा सकती है। अब एक बात और आती है कि इतने सारे लोग कैसे हैं, जैसे आपने पूछा था, तो ये देखिए कि सृष्टि कैसे व्यवस्था बनाती है कि आपके कर्म प्रारब्ध हैं और जो भी परिस्थितियाँ हैं, या आपको कोई लेसन देना है, आपको कुछ सिखाना है। उच्च चेतना का व्यक्ति है, उसे कुछ लेसन देना है, लेसन के द्वारा ही विकास होता है। तो अस्तित्व जो है उसे कुछ सिखाना चाहता है, लेसन देना चाहता है, तो उसके लिए जो है रंगमंच तो सजाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इन निम्न चेतनाओं के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उससे आपको लेसन मिल सके। तो यह तो प्रकृति का अस्तित्व का एक सौंदर्य है, एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है। तो हमको इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्यवहारिक सत्य में ये साथ देंगे, और हमारे चेतना के विकास में भी उस मिस्ट्री जो कि मिस्ट्री स्कूल है, ये संसार, ये हमारा एक स्नोबल रहता है। तो इस संसार में जो कि एक मिस्ट्री स्कूल है, इसमें इन सब की ज़रूरत है। इन सब के बगैर तभी आपको लेसन मिल पाएगा। वह बैकग्राउंड तो क्रिएट करना पड़ेगा। अब कोई कालीमा होगी, उस कालीमा में काले तख्ते पर ही तो सफ़ेद जो चौक है उसके निशान उभरेंगे। तो वह तो ज़रूरी है, बैकग्राउंड तो ज़रूरी है। तो इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, यह सब जो है अनुकूलताएं हैं। हमें बस अपनी समझ को दुरुस्त करना पड़ेगा। इस प्रकार के जो एनसीपी हैं, यानी निम्न चेतना के जो लोग हैं, बगैर चेतना का तो पत्थर भी नहीं होता, तो वो चेतना तो उनमें रहती है, और मनुष्य रूप में है, मतलब उनमें चेतना है, लेकिन निम्न चेतना है।
और ये सदा से रहेंगे, बस उनका अनुपात बढ़ रहा है क्योंकि धनी बढ़ रहे हैं। जब धनी बढ़ेगा तो अपना गरीब भी बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा कोई धनी बहुत धनी होते जाएगा तो गरीब गरीब होते चले जाएंगे, गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से यह अस्तित्व का नियम काम करता है। तो ये क्या चुनाव उनका खुद का है, क्योंकि ये चुने खुद हैं, कि कोई मैनिपुलेशन के एक हिस्से हैं? एक्चुअली जो निम्न चेतना के लोग हैं, इसका अर्थ है कि उन्हें अवसर मिला है कि वो पशु जगत से मनुष्य हों। उनका पहला जन्म होता है, पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, मतलब जो नए नए मनुष्य हुए हैं उनकी चेतना का तल नीचे होता है। तो ये वो लोग हैं, ना कि अपना किसी का पतन हुआ है। पतन का सवाल नहीं है। ये जो है पशु जगत से या अन्य योनियों से जो लोग आ रहे हैं, नए नए मनुष्य हो रहे हैं, तो उनकी चेतना का तल तो शुरू में निम्न ही रहेगा और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होगी। और जो साधक है, इसका अर्थ यह है कि उनकी चेतना की ग्रोथ जो है हो चुकी है, जन्मों जन्मों से उनका विकास हो रहा है मनुष्य रूप में, और वो ग्रोथ के कारण ही वह उच्च अवस्था में है। तो सब कुछ रिदमिक है, समस्वरता में है, बस हमें समझ का फेर है। हम यदि ठीक से समझें तो कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और हमें जो है धन्यवाद देना चाहिए। अब मनुष्य में जितने मनुष्य हैं, यदि उसमें यह अनुपात बढ़ रहा है, मतलब पशु योनि से वो लोग आ रहे हैं और निम्न चेतना के मनुष्य हो रहे हैं, मतलब वो हमारे लिए अवसर पैदा कर रहे हैं कि हम अपनी चेतना का विकास कर सकें। बूस्ट कहाँ से मिलेगा? अब कोई व्यापारी बोले जी मैं तो करोड़पति हूँ और मैं ऐसे गाँव में रहता हूँ, वहाँ पे 100 लोगों की पॉपुलेशन है, क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो करोड़पति है तो वो शहर में रह रहा होगा या फिर शहरों से उसका व्यापार होगा, शहर में नहीं भी रह रहा होगा, तो ज़्यादा लोग हों चाहिए जिनसे वो व्यापार करेगा, तब वो धनी होगा। तो वह थोड़ा उदाहरण इम्परफेक्ट हो सकता है, पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन यह बात है कि ज़्यादा लोग चाहिए, उसमें जो है गरीब लोगों की संख्या बढ़ेगी तब धनी लोगों की अपना वो बढ़ेगी। तो ये इस प्रकार से ही यह नियम काम करता है। तो इनकी चेतना का भी विकास हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उनका विकास हम कुछ नहीं कर सकते, वह तो होता ही है, हम तो बस निमित्त बनेंगे। हम जो है अपना विकास कर लें, अपना विकास करने के बाद यदि हम कैवल्य को, निर्वाण को, मोक्ष को, एनलाइटनमेंट को, है ना, आत्मबोध को उपलब्ध होते हैं, उच्च अवस्था में आते हैं, तो फिर उसके बाद में हम बांटते हैं, हमसे बंटता है, हम बांटते नहीं, हमसे बंटता है, क्योंकि हम निमित्त होते हैं। और जब हमसे बंटना चालू होता है, पहले तो हम शक कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि साधक की एक ऐसी अवस्था रहती है कि उससे बचना चाहिए। वो सबकी एनर्जी शक कर रहा होता है। उस समय पुराने गुरुकुलों में ऐसों को बड़े जंगल में अलग कुटिया में रखा जाता था, उनको मिलने नहीं दिया जाता था किसी से। अब विज्ञान खो गया है, तो अब जो है वो साधक शक करता है, तो उससे बचाया जाता है कुछ साधकों से, लोगों को, वो किसी खास स्टेज में वो दूसरों की एनर्जी और मेधा और सबको शक कर रहा होता है। लेकिन इसी का एक दूसरा पहलू यह है कि बुद्धत्व के बाद में, एनलाइटनमेंट के बाद में, उससे बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, वो जितना उसने लिया प्रकृति से उसे 1000 गुना करके, लाखों करोड़ों अरबों गुना करके लौटाता है। तो अरबों गुना करके लौटाता है तो चेतना का तल पूरा उठ जाता है। बोलते हैं ना, कोई बुद्ध पुरुष हुआ तो पूरे अस्तित्व की चेतना का तल ऊपर उठ जाता है। तो हम यदि आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे तो फिर हमसे इतना बटेगा कि पूरे समृद्धि, पूरे मनुष्य जगत की चेतना की, पूरे बाकी सबकी भी चेतना का तल ऊपर उठ जाएगा। मनुष्य नहीं, सभी योनियों में जितनी भी योनियां हैं, सबकी चेतना का तल ऊपर उठेगा। और यहाँ ये समझने की बात है, ओशो का जो जन्म हुआ और उनका महापरिनिर्वाण हुआ 1990 में, तो इस दरमियान जो है मनुष्यता की चेतना का जो, और पूरे अस्तित्व में जितना भी जो ये 3D डायमेंशन है और दूसरे भी डायमेंशन है, सिर्फ 3D डायमेंशन नहीं, जितने भी डायमेंशन है, जितने भी डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, सबकी चेतना का विकास हुआ ओशो के जन्म और मृत्यु के दरमियान, इस दरमियान में। और उन्होंने जो काम किया है वो सबसे बड़ा काम किया है। सबसे बड़ा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो इतिहास का है, वो अभी जो है ओशो के द्वारा बना है। इसके पहले जो है इस प्रकार की एक बात आई थी शिव के साथ में, जब शिव हुए थे तब चेतना का तल इस प्रकार से उठा था, और शिव के बाद में अब यह जो चेतना है, इनके माध्यम से पूरे अस्तित्व का, पूरे कॉस्मॉस का चेतना का तल जो है बहुत ज़्यादा बूस्ट होकर बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा है। और ओशो को समझना मुश्किल काम है, इसलिए जो एक कहावत सी आती है कि 500 साल बाद, ओशो के जाने के 500 साल बाद जो मनुष्यता आएगी, वह समझ पाएगी कि ओशो जैसी कोई महान चेतना हुई है। अभी ओशो के बारे में लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। वह समझ पैदा करने के लिए वह चाहिए, जब इतना विकास हो चुका होगा, सब हो चुका होगा, तब वो रीड कर पाएंगे कि इतनी महाचेतना हुई। भगवान शिव के समय में
भगवान शिव के किसका साथ क्या व्यवहार होता था, कैसी खिल्ली उड़ाई गई, कैसा कुछ किया गया, उनको गंजेड़ी भंगेड़ी कहा गया, जबकि वो गांजा भांग पीते नहीं थे। उन्होंने विधि बताई कि बेटा तुम फंसे हो, यदि गांजा भांग में ही फंसे हो तो उसी को ही आलम्बन बना लो साधना का। उन्होंने बम भोले करके बोलना चालू किया, तो भगवान शिव की बूटी है ना। इस प्रकार से जैसे वो इस प्रकार की मूर्खताएँ चलती रहती हैं। तो अब ओशो के साथ में ऐसा है कि ओशो ने बताया कि काम ऊर्जा ही एक वही ऊर्जा है, उसको राम ऊर्जा बनाया जा सकता है। अब बोलते हैं लोग सेक्स गुरु है, मतलब कितना छोटा तल है मनुष्य का। तो ओशो को समझने वाले लोग जो है 500 साल के बाद जो लोग आएंगे वो ठीक से ओशो को समझ पाएंगे, क्योंकि ओशो जो कह रहे हैं सिंपली साधारण भाषा में सबको समझ में आ रहा है, लेकिन वो ये बात है ही नहीं जो ओशो कह रहे हैं। ओशो जो कह रहे हैं उसको अनफोल्ड करने के लिए जिस मेधा की चाहिए, उस शब्द वही ली है उन्होंने, भाषा वही ली है, लेकिन उसको अनफोल्ड करना इतना मेरेकुलस है, इतना उसके लिए उच्च चेतना की ज़रूरत है कि 500 साल के बाद में जो मनुष्य की चेतना का उतना विकास होगा, तब जैसे आज शिव सूत्र और गीता अनफोल्ड किए जा रहे हैं, हजारों टीकाएं हो रही, तब भी सबको महसूस हो रहा है कि ठीक से तो अनफोल्ड हुआ ही नहीं। कोशिश तो की गई लेकिन प्रॉपर अनफोल्ड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे ही ओशो को अनफोल्ड किया जाएगा उस समय, और लेकिन तब तक वो चेतना होगी कि ओशो को ठीक से समझ पाएंगे। तो यह महाचेतना भी हुई है, और 17,500 साल में जो है एक्चुअली यह आता है, लोग बोलते हैं इतने साल उतने साल उतने साल, ये हम बता रहे हैं कि 2,500 साल का एक साइकिल होता है जिसमें एक पीक बनता है, ऐसे 7 का पीक बनता है। तो 2500 गुणा 7 यानी कि 17,500 साल के बाद में एक बहुत बड़ा पीक बनता है, जो इतिहास का सबसे बड़ा पीक बनता है। तो ये जो अभी जो पीक बना है, ये गोल्डन एरा जिसको हम कह रहे हैं, यह जो है बहुत हाईएस्ट पीक है, बहुत हाईएस्ट पीक है, और इसका जो हम क्रेडिट देना चाहेंगे वो ओशो को ही देना चाहेंगे। जी जी स्वामी जी, जी धन्यवाद। स्वामी जी, ये जो एनपीसी जिसको बोलते हैं, क्या ये अभी इस पृथ्वी पे हैं लोग ऐसे नॉन प्लेइंग कैरेक्टर जैसे? इस प्रकार की बात चल तो रही है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास सोल नहीं है, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। हाँ, यह बात है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सोल तो है उनके पास में, लेकिन वो सेल्फ ऑपरेटेड नहीं है, कहीं और से ऑपरेटेड हैं। और यह ऐसा हमेशा से रहा है, लेकिन अभी यह अनुपातिक रूप से ज़्यादा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है कि जैसे ही ऐसा कोई काल आता है जहाँ पर फ्री विल कुछ एक्सट्रीमली होती है, गोल्डन एरा है, इस समय डिवाइन एनर्जी फ्लोज ज़्यादा हैं। उस स्थिति में जो अन्य डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस की जो बीइंग्स हैं, जो हायर बीइंग्स हैं, वह ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, और बहुत सारे ऐसी ऑर्डिनरी सोल्स जो कि शरीर में आ चुकी हैं और इस पृथ्वी पर वास कर रही हैं या अन्य ग्रहों पर वास कर रही हैं, जो फिज़िकल हैं, जो सबसे नीचे के डायमेंशन में 3D स्टेज में हैं, उनको वो ऑपरेट कर सकती हैं और कर लेती हैं। बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो जन्म नहीं ले सकती, अनागामी हैं, या फिर ऐसी सोल्स हैं जिनका जन्म हो सकता है लेकिन वो जन्म लेने की इच्छा में नहीं है या उनकी परिस्थिति नहीं है, लेकिन उनका आकर्षण है इस धरा पर कुछ न कुछ करने के लिए, कुछ न कुछ मैनेज करने के लिए। तो उस स्थिति में वह जो है बहुत सारे ऐसे नॉर्मल सोल्स को, ऑर्डिनरी सोल्स को हैक कर लेते हैं और उन्हें ऑपरेट करते हैं। उनके माध्यम से वह यहाँ पर कोई भूमिका निभाना चाहते हैं या अपनी वासनाओं की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं। तो यह संख्या इस काल में बहुत ज़्यादा है। इसे हम थोड़ा साइंटिफिकली समझें
तो बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स चल रही हैं, तरह तरह की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स चल रही हैं। तो यह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है उन हायर बींग्स के द्वारा ही ऑपरेटेड होती है। हमें लगता है कि यह आदमी गलत कर रहा है, यह आदमी सही कर रहा है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली इसके कारण जो है वह उधर पीछे छुपे हुए हैं। हायर डायमेंशंस की जो सोल्स हैं वो अपनी स्ट्रीम्स पैदा कर रही हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों को हैक कर रही हैं। इसमें जो है बहुत सारी पॉजिटिव स्ट्रीम्स भी होंगी और बहुत सारी नेगेटिव स्ट्रीम्स भी होंगी। यह हमें समझना पड़ेगा कि स्ट्रीम्स दोनों तरह की होंगी, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी पॉजिटिव स्ट्रीम्स भी काम कर रही हैं और नेगेटिव स्ट्रीम्स काम कर रही हैं। और इस प्रकार से ये ऐसा भी देखा जा सकता है कि मुख्य रूप से दो स्ट्रीम्स होंगी, दो किस्म की स्ट्रीम्स होंगी। स्ट्रीम्स तो बहुत सारी हैं, बाकी दो भागों में उन्हें विभाजित किया जा सकता है। उनके बीच में एक युद्ध भी है, और ऐसा हालांकि होता सदा से है, लेकिन अभी उसमें दक्षता और उसकी डेंसिटी बढ़ चुकी है। फिर भी कितने परसेंट होंगे स्वामी जी इसमें? अभी इस पृथ्वी पे जैसे कितने परसेंट लोग ऐसे लोग हैं, और इनका आगे भविष्य में क्या रोल हो सकता है? इसमें अनुपात वस्तुतः ऐसा होता है कि जो हाईली ऑपरेटेड होते हैं वह 1/3 होते हैं, 1/3 होते हैं। 1/3 होते हैं जो बिल्कुल ऑपरेटेड नहीं होते हैं, और 1/3 होते हैं जो बीच में जो हल्के फुल्के ऑपरेटेड होते हैं। इस प्रकार के 3 हिस्से होते हैं। और ये अनुपात वही है, लेकिन जो ऑपरेट हो रहे हैं वह अपनी भूमिका थोड़ा स्ट्रांगली निभा रहे हैं। और इसलिए हमें जो है स्ट्रीम्स इतनी ज़्यादा प्रवाहित होती दिख रही हैं इस धरा पर, इस काल में, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की स्ट्रीम्स हैं और बहुत स्ट्रांगली प्रभावित हो रही हैं। इस इतिहास में ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया है कि इस तरह से इतनी ऐसी स्ट्रीम्स बह रही हों। तो ये क्या हमारी एनर्जी से ही चल रहे हैं? एनर्जी का ही तो खेल है। वह जो हायर डायमेंशन की सोल्स हैं, और वह जिस स्ट्रीम को पैदा करना चाहती हैं उसके लिए उनके पास एनर्जी नहीं होती है। तो इस डायमेंशन में इसी डायमेंशन की एनर्जी को यूज़ करना पड़ेगा, और यही मिस्ट्री है। तो इसलिए जो है यहीं की एनर्जी, इनको ऑपरेट करने का मतलब ही यही है कि इनकी एनर्जी सक करके और इसी एनर्जी को काम पे लगाया जाता है। इन्हीं की एनर्जी को ही एक्चुअली ऑपरेट वो एनर्जी को ही कर रहे हैं, और वह एनर्जी पैदा करने के लिए कोई एक है उसको फंक्शनल जो सिस्टम है वह मनुष्य होता है। उसके साथ में वह सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो राइट फंक्शन दे सकती हैं, कि उसमें बुद्धि भी है, उसमें सेंसेशंस भी हैं, उसमें कुछ निर्णय क्षमता भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मनुष्य बनता है। तो यह पूरी इकाई की ज़रूरत पड़ती है उसे। तो यहीं की एनर्जी को ही यूज़ किया जाएगा, क्योंकि उनके पास वह एनर्जी नहीं होती जो 3D को ऑपरेट कर सकें। अपनी स्ट्रीम्स को तभी फैला सकते हैं जब यहाँ की एनर्जी के साथ वो जुड़ेंगे, उसे ये प्रेरणा देंगे, प्रेरणा दे करके ऑपरेट करेंगे। तो बहुत सारे लोग इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो इन प्रेरणाओं में आते नहीं हैं। बहुत सारे होते हैं जो आंशिक रूप से आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके साथ बह जाते हैं। तो ये 1/3, 1/3, 1/3 ऐसे 3 भाग इनके हैं। तो क्या ये भी मुक्त हो सकते हैं? मुक्ति की यात्रा पर तो सभी हैं, लेकिन इस समय उनकी कोई यात्रा नहीं मानी जाएगी। ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में है, मतलब ये मान के चलिए कि एक पॉज वाली स्थिति को जी रहे हैं ये, क्योंकि खुद नहीं जी रहे हैं, किसी स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं। तो इनकी मुक्ति आगे टल जाएगी। अब यात्रा पर हैं, और जन्म जन्मांतर लगने हैं। इन्हीं लोगों के लिए जन्म जन्मांतर कहा जाता है। और पहले जो लोग हैं, जो पहले 1/3 लोग हैं, उनकी संभावना सबसे ज़्यादा है मुक्त होने की, क्योंकि वह जो है स्ट्रीम्स के साथ में ऑपरेट नहीं होते हैं। तो वो विवेक वाली अवस्था में, तो इसे ही विवेक कहा जाता है, जिनका स्व का विवेक है।
तो स्व का विवेक है तो उनकी मुक्ति की संभावना सर्वाधिक है। एक मीडियाकर हैं जो दोनों तरफ होते हैं, कभी विवेक के साथ, कभी ऐसे इस स्थिति में, ऑपरेटेड स्थिति में, तब जो है इनकी मुक्ति की संभावना तो नहीं होती, लेकिन ग्रोथ धीमी गति से हो रही होती है। और तीसरा जो घटक है जिसमें वो पॉज वाली स्थिति में, उसकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वो पॉज वाली स्थिति में अगले जन्मों में शायद ग्रोथ हो। तो ये क्या चुनाव उनका स्वयं का होता है कि इनको मैनिपुलेट किया गया है? वह जो है तीसरे दर्जे के जो हैं, जो कि ऑपरेटेड हो रहे हैं, उनका अब चुनाव क्या कहा जाए, उसमें तो चुनाव कैसे कहा जाएगा, मतलब वह इस स्थिति में है ही नहीं। उन्हें लगता है कि यह हमारी फ्री विल है, जो वह कर रहे हैं यह हमारी फ्री विल है, ऐसा उन्हें लगता है, पर ऐसा है नहीं। तो वह उनका चुनाव नहीं है, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि वह उनका चुनाव है, इसलिए यह चीज़ काम कर पाती है। वह फ्री विल की तरह वह यह मान के चल रहे हैं कि यह हमारी फ्री विल है, हम अपने ढंग से जी रहे हैं, और उन्हें जो है प्रेरणा मिल रही है, वो उस प्रेरणा को अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो हैं ही ऐसे कि इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो प्रेरणाओं को वो शक कर लेते हैं, प्रेरणाओं को अडॉप्ट कर लेते हैं, और उनका स्वभाव ही ऐसा है प्रेरणाओं को अडॉप्ट करना। तो एक दृष्टि से देखें तो उनकी फ्री विल बरकरार भी है, और एक दृष्टि से देखें तो वह ऑपरेटेड भी हैं। तो जो जागरूक हैं, जो साधक हैं, उनके लिए फिर कैसे करना चाहिए, इनको किस तरीके से देखना चाहिए? साधक जो हैं और जो थोड़े जागरूक स्थिति में हैं, जो पहली दशा में हैं, पहले 1/3 लोग हैं, इन्हें तो सीधा सीधा काम ये करना चाहिए कि अपने ऊपर ही काम करना चाहिए, और संघ निर्मिति में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि इसमें बहुत सारे व्यर्थ के लोग हैं जो आ जाते हैं, जो कि अपनी भी साधना ठीक से नहीं करते और दूसरों को भी प्रभावित कर लेते हैं। तो संघ जो है, बड़े बड़े संघ हों और उसमें कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो कि वस्तुतः ऑपरेटेड होते हैं और उन्हें लगता है कि वह साधक हैं और वह साधक नहीं होते हैं, तो ऐसे जो है फाल्स साधकों की संख्या भी मिलेगी आपको। तो इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि संघ जो है बड़ा संघ ना हो, छोटा संघ हो, लेकिन उसकी क्वालिटी बरकरार रहे, वह ऑपरेटेड ना हो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में ना आते हों। इसकी जागरूकता की ज़रूरत है, और साधकों को अपनी साधना पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कौन सी स्ट्रीम्स ज़्यादा बह रही हैं उस तरफ थोड़ा कम ध्यान देना चाहिए। आत्मकल्याण का समय है, आत्मकल्याण होने के बाद में वह निमित्त के रूप में काम करेंगे, और जब निमित्त के रूप में काम करेंगे तो उनसे सब होगा, वह होगा, फिर उसमें क्वालिटी आ जाएगी। ठीक है स्वामी जी, प्रणाम जी, बहुत बढ़िया।